अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई और किस तरह ये वजूद में आई और किन वजूहात की बुनियाद पे ये मुस्लिम लीग बनाई गई थी। देखें दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 ढाका के अंदर बनाई गई थी और इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो मुसलमान थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर या यूनाइटेड इंडिया के अंदर या सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जो उनके सियासी जो इंटरेस्ट हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाए। क्योंकि आपको पता है उस टाइम जो मुसलमान थे बड़े परेशान थे अपने हकूक़ के हवाले से, अपने सियासी, सोशल, कल्चरल, इवन के अपने जो रिलीजियस राइट्स जो हैं उसको लेके बड़े परेशान थे। क्योंकि वो समझते थे कि यहाँ पे हिंदूज़ की मेजॉरिटी है तो शायद हम नज़रअंदाज हो जाएंगे सियासी तौर पे और हमारी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और हमें बिल्कुल दीवार से लगा दिया जाएगा। तो इसीलिए मुसलमानों ने क्या किया कि एक सियासी जमात बनाई ताकि एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे वो यानी कि यूनाइट हो के वो बिल्कुल मिलकर एक अपने लिए एक आवाज़ उठाएं, सियासी आवाज़ बने, अपने हकूक़ के लिए काम करें। ठीक है, ताकि उनको हर फील्ड के अंदर जो है ना वो राइट्स मिलें, वो चाहे वो एजुकेशन की फ़ील्ड हो, चाहे वो इकनॉमिक इंटरेस्ट हो, हर फील्ड में। ठीक है, सो ये जो सियासी जमात थी ये आगे चल के इसी वजह से फिर एक नया मुल्क भी वजूद में आया जिसको पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, सो इस सियासी जमात का जो बनना था वो पाकिस्तान के बनने में उसने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो दोस्तों ये हो गया इंट्रोडक्शन जिसके अंदर मैंने आपको सारा मुस्लिम लीग के बारे में बता दिया। अब ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं बैकग्राउंड। देखें यार, सबसे पहले तो 1857 से शुरू करें। जब 1857 की जो जंग थी ना, जिसको आज़ादी की जंग भी कहा जाता है, उस ज़माने में आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने सारा जो इल्ज़ाम है मुसलमानों पे लगा दिया कि यार ये जो क्योंकि अंग्रेज़ इसको बगावत समझते थे 1857 की जंग को, जबकि हम कहते थे भाई ये तो हमारी आज़ादी की जंग थी। जिसमें मुसलमान और हिंदूज़ ने मिल के जो है ना वो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे आर्मी के, उनके खिलाफ उनके ऊपर जो है ना वो हमले किए, अटैक किए और ज़रा कोशिश की। लेकिन अब पता है कि फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने हमें ठीक ठाक मार दे दी और हमें वो शिकस्त हो गई उस जंग के अंदर। तो खैर उस सारी जंग का जो इल्ज़ाम है वो मुसलमानों पे आया और आगे चल के मुसलमानों को अपनी जॉब्स वगैरह भी यानी कि वो खोनी पड़ी, इवन कि ज़मीन भी उनसे छीन ली गई और उनका जो सियासी असर रसूख है वो भी ख़त्म हो गया। तो जनाब उस टाइम पर मुसलमानों के जहन में आया कि भाईजान ये तो बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, और बेचारे उनके अंदर एक एहसास कमतरी शुरू हो गई कि यार मतलब ये क्या है, ये हमें तो इन्होंने दीवार से लगा दिया। उसके बाद साथ में क्या होता है कि 1885 के अंदर एक सियासी जमात बनती है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, उसमें जो ज़्यादा मेजॉरिटी थी वो हिंदूज़ की थी, हालांकि वो क्लेम करती थी कि जी मैं तो उस सब कॉन्टिनेंट के सब लोगों को रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन मेजॉरिटी हिंदू थी। तो फिर भी मुसलमानों को परेशानी हो गई कि यार एक सियासी जमात भी बन गई है, उसमें ज़्यादा हिंदूज़ हैं, तो अब ये होगा कि ये जो कांग्रेस वाले हैं ये तो सिर्फ अपनी बात करेंगे, हिंदूज़ के इंटरेस्ट की बात करेंगे, हमारी तो कोई बात ही नहीं करेगा, हम तो माइनॉरिटी में हैं। तो इसी की वजह से भी मुसलमान परेशान हो गए। उसके बाद जनाब फिर क्या होता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है। पार्टीशन को बंगाल को ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है इंतज़ामी तौर पे। एक ईस्ट बंगाल जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे और एक वेस्ट बंगाल जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में थे। अब ईस्ट बंगाल बनने से ना ज़रा मुसलमान बड़े खुश थे कि चलो यार हमें हमारी यहाँ पे अक्सरियत होगी तो हमें सियासी तौर पे, इकनॉमिक्स तौर पे, एजुकेशन के हवाले से हमें हमारी थोड़ी तरक्की होगी। क्योंकि जो ईस्ट बंगाल है उसमें ज़्यादातर इंडस्ट्री भी वहाँ पे थी, यानी कि और अदालतें भी थीं और बड़े-बड़े इदारे भी थे और बड़े-बड़े जो इंडस्ट्रियल के जो हेड ऑफ़िस भी वहाँ पे थे, तो मुसलमान बड़े खुश थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो जो कांग्रेस वाले थे उन्होंने एहतजाज किया इस पार्टीशन के खिलाफ। उन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की जिसमें जो ब्रिटिश गुड्स थी उनका बाइकआउट किया, ठीक है, प्रोटेस्ट किए और आखिरकार जनाब उनके एहतजाज के नतीजे में वो जो पार्टीशन की थी ना अंग्रेज़ों ने बंगाल की, वो उन्होंने वापस ले ली। तो यार ये जो एहतजाज किया ना कांग्रेस ने या हिंदूज़ ने, मुसलमानों को फिर पता चला कि भाईजान ये तो बड़ा मसला है, यानी कि ये तो यानी कि ये जो हिंदूज़ हैं ये तो हमें कोई मतलब हमें हमारे हक़ में कोई चीज़ जाती है या जिससे हमें फ़ायदा हो रहा होता है, ये उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, एहतजाज करते हैं। तो मुसलमानों को फिर मज़ीद भी इस बात पे सोचना पड़ा कि भाईजान अब तो अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो यहाँ पे मर जाएँगे। अच्छा जी, साथ में क्या होता है पैरेलल 1905 के अंदर यूके के अंदर वहाँ पे ना प्राइम मिनिस्टर एक तब्दील हो जाता है। यानी वहाँ पे पहले कंज़र्वेटिव हुकूमत थी, अब वहाँ पे लिबरल जो पार्टी थी उसकी हुकूमत आ जाती है। तो अब वो जो लिबरल हुकूमत है ना वो चाहती है कि यार मैंने ना ये यूनाइटेड इंडिया के अंदर ना कुछ आइनी रिफ़ॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफ़ॉर्म्स लेके आना है। अब वो ज़रा ना चाह रहे थे कि यार ये जो इंडिया के लोकल लोग हैं ना बेचारे, इनको भी ज़रा थोड़ा बहुत मौका दिया जाए।
ताकि ये भी हुकूमत का हिस्सा बने, कानून साजी के अंदर हिस्सा बने, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जो असेंबलीज हैं, उसमें बैठें। चलो यार थोड़ी इनकी बेचारों की ना थोड़ी बात मान ली जाए, क्योंकि उनकी ज़रा पॉलिसी चेंज थी। तो उस टाइम जो हमारे वायसराय बने वो थे लॉर्ड मिंटो, और साथ में जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ले। इन दोनों का भी ख्याल यही था कि भाई अब ज़रा इंडिया के लिए कुछ किया जाए और कुछ इस तरह के कवानीन बनाए ताकि मुसलमान और वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं उनको थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो जाए। और आगे चल के फिर होता भी ऐसा है। तो साथ में फिर मुसलमानों को भी पता चला कि भाई साहब यूके के अंदर हुकूमत चेंज हो गई है, अब यहाँ पे जो वायसराय होगा वो लिबरल पार्टी का होगा। तो उन्होंने कहा चलो यार कोशिश करते हैं, अब अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो उसके बाद फिर आपको पता है क्या होता है, अक्टूबर 1906 के अंदर शिमला डेपुटेशन होता है। उसमें 35 मुसलमान वो लॉर्ड मिंटो से मिलने जाते हैं शिमला या शिमला, ठीक है। सर आगा खान उसको लीड करते हैं और उन्होंने जाके सीधा सीधा उसके सामने बात रखी, लॉर्ड मिंटो के सामने, कि सर जी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दें। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होगा कि यार मुसलमान मुसलमान को ही वोट देगा, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदूज़ की थी ना, तो कभी मुसलमान इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे। सारे वोट जो हिंदूज़ थे वो हिंदूज़ लीडर को देते। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें आप ना सेपरेट इलेक्टोरेट का एक वो यानी कि ये हमारी डिमांड है, ये हमें दे, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो ने कहा यार, उसने थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल दिया, उसने कहा चलो देखते हैं करते हैं ये है। और मिंटो ने साथ में ना थोड़ा ये भी कहा कि यार तुम लोग अपनी कोई सियासी जमात क्यों नहीं बनाते, तुम भी अपना कुछ करो भाई, कुछ कांग्रेस की तरह तुम भी ज़रा कुछ दमखम दिखाओ। तो उसके बाद जना मुसलमानों को थोड़ी बात समझ आ गई कि यार अब अपने लिए ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये जो मैंने बैकग्राउंड दिखाया ना कि 1857 में मुसलमानों को मार पड़ी, फिर कांग्रेस बनी, मुसलमान और परेशान हो गए, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, मुसलमानों का फायदा हुआ, हिंदूज ने एहतजाज किया, फिर मुसलमान परेशान हो गए, भाई जनाब देखना कुछ ना कुछ करें। और साथ में यूके के अंदर हुकूमत चेंज होगी, तो नई जो हुकूमत थी वो अब ज़रा सोच रही थी कि यार मैं इन लोगों का कुछ करूं। तो इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के मुसलमानों ने पहले लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और उसके बाद आके उन्होंने क्या किया, अपनी एक नई सियासी जमात बनाई। सो दोस्तों फिर जनाब होता यह है कि 27 से लेकर 30 दिसंबर 1906 को जो है ना लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। ये एक्चुअली इदारा था जो सर सईद अहमद खान ने बनाया था, इसमें सारे मुसलमान होते थे। तो 3000 के लगभग डेलीगेट्स आए वहाँ पे। और वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो एहसन मंजिल है, वो एक ऑफिशियल रेजिडेंस थी। ढाका का जो नवाब था, जो नवाब फैमिली थी, उनका ये यानी कि रिहाइश थी। तो यहाँ पे मुसलमान हुए। और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उस टाइम के जो ढाका के नवाब थे ना, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर साहब, उन्होंने कहा कि यार हमें एक सियासी जमात बनानी चाहिए और मौका अच्छा है। अभी हम ताज़ा ताज़ा जो है ना लॉर्ड मिंटो से भी मिल के आए हैं, तो भाईजान हमें एक सियासी जमात चाहिए। तो उन्होंने जनाब एक नाम सोचा कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होनी चाहिए। और उस वो जो कॉन्फ्रेंस थी ना, नवाब वकारुल मलिक साहब ने उसको प्रिजाइड किया था, सदारत की थी। और भी बड़े मुसलमान लीडर्स वगैरह आए थे वहाँ पे। उसमें ये मोहसिन अल मलिक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हाकिम अजमल ख़ान, नवाब सलीमुल्लाह ख़ान, ये जो नवाब थे ढाका के, ये सारे लोग मौजूद थे। और आखिरकार उन्होंने एक सियासी जमात का जो है ना वो ऐलान किया और जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। यार इस सियासी जमात का जो पहला जो प्रेसिडेंट था ना, ऑनरी प्रेसिडेंट, वो सर आगा खान को उन्होंने रखा, ठीक है। हालांकि वो उस ढाका के उस सेशन के अंदर मौजूद नहीं थे। और फिर 6 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक सेक्रेटरी, 2 जॉइंट सेक्रेटरीज वगैरह रखे गए 3 साल के लिए, ठीक है जी। और सारे सूबों से उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई, जितने भी सूबे थे उस टाइम। और इस मुस्लिम लीग का जो आइन था या दस्तूर था या मंशूर था, वो 1907 में बनाया गया। उसको ग्रीन बुक का नाम दिया गया और उसको लिखा था मोहम्मद अली जौहर साहब ने, ठीक है जी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई ना, तो उसका जो ऑफिशियल पहली जो मीटिंग हुई थी वो कराची में 29 दिसंबर 1907 को हुई थी, ठीक है जी। और इसकी जो दूसरी जो ब्रिटिश ब्रांच है यानी यूके के अंदर भी इन्होंने भाई इसकी ना एक ब्रांच खोली थी, दफ्तर खोला था। और वो था जनाब 6 मई 1908 को। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है ना अपनी क्या कहते हैं मुस्लिम लीग बन गई। अब मैंने आपको जो बैकग्राउंड बताया ना, इसको आपने जहन में रखना है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा हमेशा, ठीक है जी। अच्छा ये देखें जनाब, ये हैं अपना नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर साहब, नवाब ऑफ ढाका। भाई इनकी इनकी जगह पे ना जो थी ना ये अपनी मुस्लिम लीग बनी, ये आप तस्वीर देख सकते हैं इंटरनेट पे। कहा तो यही जा रहा है कि ये वही तस्वीर है जो ढाका के अंदर सेशन हुआ था जो है ना वो ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और यहीं पे जो है ना मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी गई। तो जनाब ये वो जगह है भाईजान, देख लो अच्छे से, एहसन मंजिल। ये जनाब जो नवाब थे ना ढाका के, ये उनकी रिहाइश थी और ये उनकी ख़ानदानी यानी कि बिल्डिंग थी और यहीं पे ये नवाब वगैरह रहते थे। और इसी जगह पे जनाब ये मुस्लिम लीग का जो है ना वो पैदाइश होती है, बर्थ प्लेस है, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं।
अच्छा जी, अब जो मुस्लिम लीग बनाई गई तो उसके अंदर 3 इसके यानी इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रखे। 3 यानी कि भई मकासद। पहला मकसद प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स एंड इंटरेस्ट। मुसलमानों के जो राइट्स हैं या उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। अब उसमें 2 चीज़ें थी, एक थी सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरा फेयर रिप्रेजेंटेशन। यानी एक तो मुसलमानों को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जो असेंबलीज़ हैं, जहाँ पे कानून साज़ी होती है, जहाँ पे कानून बनाया जाता था, वहाँ पे यार वो वहाँ पे उनको एक रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए और वहाँ पे ये है कि मुसलमान मुसलमान को वोट दे और उनकी मखसूस सीटें हों, ताकि वो असेंबली का एक हिस्सा बन सकें और जो भी मुल्क में कानून बने उसमें वो अपनी इनपुट दे सकें और खुसूसन जो मुसलमानों के हवाले से वहाँ पे ये आवाज़ उठाएं। दूसरा फेयर रिप्रेजेंटेशन कि भाई जो सरकारी नौकरियां हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, छोटे मोटे जो जहाँ पे भी कोई छोटे मोटे इदारे हैं, वहाँ पे मुसलमानों को भी जगह देनी चाहिए, ठीक है, मुसलमानों की भी रिप्रेजेंटेशन हो आबादी के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब ये पहली ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था प्रमोशन ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट के भाई, क्योंकि उस टाइम जो मुसलमान थे ना वो समझते थे कि भाई अगर आप तरक्की करना चाहते हो तो आपको ज़रा गोरों के साथ यानी ब्रिटिश राज के साथ बना के रखनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि जी एक तो हमने ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बना के रखनी है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को महसूस करवाना है कि भाई हम आपके लॉयल हैं, हम आपके वफादार हैं। क्योंकि यार ये जो गोरा था ना उसके जहन में मिसकंसेप्शन थी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि यार ये मुसलमान लोग ठीक नहीं है 1857 की जंग के बाद। तो उस मिसकंसेप्शन को या गलत फहमियों को दूर करना था हमने। तो हमारा ये दूसरा मकसद ये था सियासी जमात बनाने का। और तीसरा मकसद या ऑब्जेक्टिव था वो था कि बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है, ठीक है ना। यानी कि किसी के साथ हमने झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन बाकी किसी भी दूसरी कम्युनिटी को हमने कोई कुछ नहीं कहना, यानी सिर्फ अपने हकूक़ के लिए बात करनी है। तो ये भी जनाब उन्होंने रखा। मतलब इसमें अब आपको पता है सारी कम्युनिटीज़ आ गई, हिंदूज़, सिख वगैरह भी आ गए। तो ये 3 मकसद थे। पहला मकसद है कि मुसलमानों का इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए, उनके जो भी बेचारे उनके राइट्स हैं उनका ख्याल रखा जाए, प्रोटेक्शन दी जाए। नंबर 2 गोरे के साथ बना के रखनी है, उसके वफादार रहना है। और तीसरी जो है ना बाकी भी कम्युनिटी के साथ प्यार मोहब्बत और अमन और शांति के साथ रहना है। अच्छा जी, जब ये सियासी जमात बनी तो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा भाई? सबसे पहले तो मुसलमानों को एक सियासी आवाज़ मिल गई। अब मुसलमानों की अपनी सियासी जमात थी, खुल के वहाँ पे बात करते थे, सियासत करते थे। दूसरा ये कि मुसलमानों के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो गई। अब मुसलमानों के जो रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट थे उनको भाई वो सेफ गार्ड होना शुरू हो गया। क्योंकि पहले मुसलमान बड़े खौफ में थे कि यार यहाँ पे हिंदूज़ मेजॉरिटी हैं, हमारी कौन बात सुनेगा। अब ये चीज़ थोड़ी ख़त्म होना शुरू हो गई। दूसरा ये कि सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मुसलमानों ने मज़ीद यानी कि आवाज़ उठाई और उसका फ़ायदा भी हुआ कि 1909 के अंदर जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हुई उसमें मुसलमानों की ये जनाब सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात मान ली गई और वो रख दी गई। तो ये बड़ी एक कामयाबी थी उस ज़माने में जनाब। उसके बाद फिर मुसलमानों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आई। वो लोग जो मुसलमान जिनको समझ ही नहीं थी कि भाई क्या होता है, अब उनको भी पता चल गया कि भाईजान अब एक सियासी जमात बन गई है मुसलमानों की। तो उन्होंने ये अब उनका जो सियासी शऊर जाग गया, उनके अंदर सियासत की समझ बूझ आ गई, ठीक है। आम बंदा जो है ना वो भी सियासत में दिलचस्पी लेने लगा, जो खास तौर पे मुसलमान था। दूसरा कांग्रेस का काउंटर काउंटर करना था। कांग्रेस को अकेली एक जमात थी इंडिया के अंदर जो क्लेम करती थी कि मैं सारे जो है ना वो इंडियंस को रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें हिंदूज ज़्यादा मेजॉरिटी में थे। तो उसको काउंटर करने के लिए एक सियासी जमात बन गई और इससे अंग्रेज़ों को बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ तो यही चाहते थे कि भाई डिवाइड एंड रूल है। हाँ हाँ, समझ गए ना। तो इसलिए लोग एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ये मुस्लिम लीग को बनाया ये अंग्रेज़ों ने था। तो आप कह ही नहीं सकते वैसे, लेकिन ऐसे ही लगता है। लेकिन खैर फिर भी बनी और एक हमने कांग्रेस के मुकाबले में एक नई सियासी जमात वजूद में आ गई। दूसरा यार इससे क्या हुआ कि ना एक नए नए लीडर्स वगैरह बने। आगे चल के हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मिलते हैं और भी लीडर्स पैदा होते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब कोई सियासी जमात बनती है ना तो फिर आपके अंदर लीडरशिप वगैरह भी आते हैं, लीडर्स भी आते हैं। क्योंकि आपको पता चल रहा होता है कि सियासत किस तरह करनी है, डिप्लोमेसी किस तरह करनी है, बातचीत किस तरह करनी है, अपने मुतालबात किस तरह मनवाने हैं, ठीक है जी। और साथ में फिर आगे चल के यही मुस्लिम लीग थी भाई जिसकी वजह से आगे चल के आपको अपना एक नया मुल्क मिल गया मुसलमानों को और आगे चल के 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। तो देखें यार मुस्लिम लीग 1906 में बनी और उसका फ़ायदा ये हुआ कि 1947 के अंदर पाकिस्तान बन गया। सो दोस्तों ये था टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बड़े ही आसान अल्फाजों में बताने और समझाने की कोशिश की है कि किस तरह मुस्लिम लीग जो है ना वो वजूद में आई, उसका बैकग्राउंड भी बताया और उसकी फॉर्मेशन किस जगह पे हुई, किन लोगों ने इसका नाम मुंतखब किया, ये सारा कुछ मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की। अपना ख्याल रखें।